हेलो एवरीवन। आज मैं एसएएस एग्ज़ाम के PC22 का टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि है इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन मैनुअल। ये छोटा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आज हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और ये छोटा टॉपिक ही है, 2-3 वीडियोस में ये कवर हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल होता क्या है? इंटरनल कंट्रोल सेफगार्ड्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अप्लाई करती है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। जैसे उन्होंने प्लान किया है वैसे ही ऑपरेशंस वर्क करें। जो भी एक्टिविटीज़ उन्होंने सोची हैं कि कैसे काम करनी चाहिए वो वैसे ही काम करें। गलती होने के चांसेस कम से कम हों, या जो रिस्क है गलती होने का वो रिड्यूस कर सके, इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया जाता है। इंटरनल कंट्रोल मतलब जो मेथड्स या पॉलिसीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट यूज़ करती है ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव कर सके। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ए को कुछ वर्क असाइन किया हुआ है कि एम्प्लॉय ए का ये काम है, और जो काम एम्प्लॉय ए करेगा उसके काम को बी सुपरवाइज करेगा। देखो, जब ए कोई काम करेगा, अगर उसकी सुपरविजन बी करेगा तो बी ए की गलती को पकड़ सकता है। अगर ए कोई गलती करेगा तो बी पॉइंट आउट कर सकता है कि इसने गलत किया है। तो इससे क्या होगा, ए के काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ए गलत काम कम करेगा क्योंकि उसे बी सुपरवाइज कर रहा है। अगर ए ने कोई गलती की तो बी उसे पकड़ लेगा। ऐसे क्या हो रहा है, जो ए का काम है वो अच्छा हो रहा है। तो ये एक टाइप का क्या हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल हो रहा है। तो इसे ही बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है उसके फीचर्स क्या हैं? ये एक इंटीग्रल प्रोसेस होती है, इंटीग्रल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर लेवल पे, हर स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन की ये यूज़ होगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये प्लानिंग के टाइम पे ही ध्यान रखना है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे नहीं देखना। हर स्टेज पे, हर एक्टिविटी में इसका यूज़ होता है, इसलिए ये एक इंटीग्रल पार्ट है। तो ये इसका नेचर क्या हो गया, परवेसिव नेचर एंड इनहेरेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ये अंदर ही है, ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट होता है। क्योंकि मैनेजमेंट इसका यूज़ करती है, जो भी मेथड्स या पॉलिसीज़ वो यूज़ कर रही हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं ताकि जो रिस्क है वो उसे रिड्यूस किया जाए। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो बिल्ट इन होना चाहिए रादर देन बिल्ट ऑन। ये ध्यान रखना, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है वो बिल्ट इन होता है। बिल्ट इन मतलब वो इंटरनल पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसे बाहर से इम्पोज नहीं किया जाता। अगर हम बाहर से सेपरेटली इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन अगर हम बिल्ट इन होगा, वो इंटरनल पार्ट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है वो बिल्ट इन होता है रादर देन बिल्ट ऑन। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है हम पढ़ चुके हैं, उसे कौन बनाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसलिए जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो किससे अफेक्टेड होता है, बाय द मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देगा, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देगा। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा था कि जो एम्प्लॉय ए है उसके काम को एम्प्लॉय बी सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है, जब बी सुपरवाइज कर रहा है ए को, तो हमने देखा कि ए के गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर ए गलती करेगा तो उसे बी पकड़ लेगा। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ए की गलती है वो हमेशा बी पकड़ेगा? हो सकता है ना, 100 में से 0.1 चांस तो हो सकता है ना कि कभी ए ने कोई गलती की और बी उसे पकड़ ना पाया, तो काम तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए ने गलती की, बी ने उसे पकड़ा नहीं। या ए ने इस तरीके से
काम को किया जो गलत है, लेकिन बी को वो नज़र नहीं आया, बी उसे पकड़ नहीं पाया। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उस यूज़ किया गया कि ए के काम को बी सुपरवाइज करेगा, उससे क्या हो रहा है, ए की गलती करने के चांसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन हम ये तो नहीं कहेंगे कि एब्सोल्युटली वो गलती करना ही बंद कर देगा या वो कोई गलत काम करेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, उसके थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी गलत काम करने की। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी, कि हाँ वो बिल्कुल ज़ीरो गलत काम करेगा, कहीं ना कहीं कोई चांस तो हो सकता है ना। इसलिए जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। अब रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस ये है कि जो हमने ये सिस्टम यूज़ किया था कि बी ए के काम को सुपरवाइज करेगा, उससे क्या हो रहा है, ए के गलती करने के चांसेस तो कम हो रहे हैं ना। तो इसे बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, कि जो इंटरनल कंट्रोल यूज़ किया गया वो क्या कर रहा है, उससे बेनिफिट तो हो रहा है। जो इंटरनल कंट्रोल की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो उससे बेनिफिट ड्राइव किया गया है वो कम हो। जो बेनिफिट है इंटरनल कंट्रोल का वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा है, तो इसे बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। तो ये याद रखना, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देगा, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मेन फीचर क्या है? 4 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हों इन अ एथिकल मैनर, इकोनॉमिकल, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो ये याद रखना, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का? जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं वो ऑर्डरली मैनर में एग्जीक्यूट हो, यानी कि इकोनॉमिकली, एथिकली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे, यानी कि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं या रेगुलेशंस हैं उन्हें कंप्लाई करें, एज पर रूल्स वो काम करे। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन पे लॉज लगते हैं या रेगुलेशंस लगते हैं उन्हें वो कंप्लाई करें, और उस ऑर्गेनाइजेशन के वो रिसोर्सेज को सेफगार्ड करे अगेंस्ट लॉसेस, मिसयूज एंड डैमेज। तो ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें अचीव करना होता है, जिसके लिए हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, नाम याद रखने हैं आपको। 5 कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेकंड इज रिस्क असेसमेंट, थर्ड इज कंट्रोल एक्टिविटीज, फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, फिफ्थ वन इज मॉनिटरिंग। ये 5 कंपोनेंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बनाते हैं, और जो ये कंपोनेंट्स हैं पांचों ये इंटर रिलेटेड होते हैं कंपोनेंट्स। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। जो 5 कंपोनेंट्स हैं इंटरनल कंट्रोल के वो कौन कौन से हैं? कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड लास्ट वन इज मॉनिटरिंग। जो इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। 4 ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने पीछे पढ़े, कौन कौन से थे 4 ऑब्जेक्टिव्स के? जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस हैं वो इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हों, ऑर्गेनाइजेशन अपनी अकाउंटेबिलिटी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे। थर्ड कौन सा था? कि वो जो एप्लीकेबल लॉज या रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई करे, और जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको सेफगार्ड करे अगेंस्ट लॉसेस या डैमेजेस। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं और 5 कंपोनेंट्स अभी हमने जो पढ़े, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, लास्ट वन इज मॉनिटरिंग। तो इन 5 कंपोनेंट्स में और 4 ऑब्जेक्टिव्स में
डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और ये जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किस फॉर्म में दिखाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वर्टिकल कॉलम्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्यूब के, और जो 5 कंपोनेंट्स हैं इंटरनल कंट्रोल के उन्हें हॉरिजॉन्टल रोज से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो थर्ड डायमेंशन रहेगा क्यूब का वो क्या डिपिक्ट करेगा? उस ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी को। आई शो यू दिस। ये देखो 3D शेप है क्यूब की फॉर्म में, जिसमें इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स और कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशन दिखाया गया है। जो 5 रोज हैं वो दिखा रही है 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल: कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। और जो 4 कॉलम्स हैं वर्टिकल कॉलम्स वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। क्या क्या थे ये? अकाउंटेबिलिटी, कंप्लायंस, ऑपरेशंस, सेफगार्डिंग रिसोर्सेज। और जो ये थर्ड डायमेंशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस डिपार्टमेंट को जिसमें इंटरनल कंट्रोल यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्यूब की फॉर्म में रिलेशन दिखाया गया है। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच।